कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एलुमनाई मैसेज कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस तरह के इवेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं। ना तुमने ठेका ले रखा टिकट लेने के बाद कि तुम उस धर्म को गाली दो और उस धर्म का सर्टिफिकेट दो, ना मैंने ले रखा कि मैं किसी और धर्म को गाली दूं और उस धर्म का सर्टिफिकेट। देखिए बीजेपी में भी ऐसा परिवारवाद है, क्योंकि बीजेपी अब पिछले 3 दशक से 3 टर्म से लगातार आ रही है कि उसमें भी ऐसा कुछ न्यायपालिका को और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। सिर्फ इस प्रकार के दरिंदे जो उस कॉलेज में हुआ, दूसरे के दुश्मन नहीं है। देवी देवताओं हमारे लिए लड़ाई मत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग परेशान हो जाते हो, मत किया करो। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट। आज की हमारी गेस्ट हैं मिस निखत अब्बास, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है मयूर विहार दिल्ली से। आज का पॉडकास्ट ना आपको जरूर पूरा सुनना चाहिए, अपने दिल दिमाग को खोल कर ये पॉडकास्ट सुनिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ना आज हमने बहुत डीप बहुत इंटेंस कन्वर्सेशन किया है समाज के हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो भारत में मुस्लिम समाज की स्त्रियों का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, या अन्य रेप केसेस के मुद्दे हो। हम कितना सुरक्षित फील करते हैं इस सोसाइटी में, चाहे ये मुद्दा हो, हमने हर टॉपिक पे बात किया है। आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए और आपको ये भी जानने को मिलेगा जो पर्दे पर ना, टीवी पे, मीडिया पे जो पार्टीज हमें पॉलिटिकल पार्टीज लड़ते हुए झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या असल जिंदगी में वो इतनी ही राइवलरी रखते हैं? ये पूरा पॉडकास्ट देखिए, इस पॉडकास्ट को कंज्यूम कीजिए, अपना लव एंड सपोर्ट दिखाइए। आइए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ मिस निगहत अब्बास हैं, जो कि बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, टीवी पैनलिस्ट, एक्टिविस्ट और कंटेंट क्रिएटर हैं। मैम, वी आर वेलकमिंग यू हियर ऑन द शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट। हमने आपका बहुत वेट किया लिटरली। दैट इज वेरी स्वीट। इनफैक्ट मुझे ये आपको देना चाहिए और खिलाना चाहिए माफी मांगने के लिए आपकी और आपकी टीम से, क्योंकि मैं वाकई बहुत लेट हूँ। जस्ट टू बिगिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम मुंह मीठा करेंगे आपका। मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को थैंक यू कि सो आप लोगों ने मच। इतना अच्छी एक शुरुआत करी है बियॉन्ड द माइक, which is a conversation from With the him. heart. Right, right. That is, It is all about uncovering secrets of successful personalities and not so successful personalities. No, we are not just covering very successful personality. We want to know about them lower middle class also, middle class, how they are managing with their limited I think resources. वही You know. बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रिविलेज लोग हैं या फिर जो आजकल की जनरेशन है उनको ये पता चले कि एक्चुअली में स्ट्रगल क्या है। Right. क्योंकि कई बार पेरेंट्स प्रिविलेज्ड होते हैं, स्ट्रगल कर चुके होते हैं लाइफ में, एक Correct. अचीव चीज कर चुके होते हैं, उसके बाद जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें कहा जाता है अक्सर बॉर्न विद गोल्डन और सिल्वर स्पून, आजकल तो प्लैटिनम का जमाना है, पर Right. वो लोग उस स्ट्रगल को समझ नहीं पाते हैं। Right. ये शेयर एंड केयर एंड गिविंग का पॉलिसी क्या है, ये सब देखने में और है और एक्चुअली करने में और है। तो अच्छी बात है आप लोग उन लोगों को कवर कर रहे हो जो एक्चुअली में भारत की रियलिटी से जुड़े हुए। राइट राइट। यूर मैम, आप ना एक यूथ आइकन हो। एवरीबॉडी इज फॉलोइंग यू, हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है। आपको हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, टीवीज पे देखा है, हर टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड मुद्दों पर आपको हमने हमेशा बेबाकी से बात करते हुए देखा है। यूर काइंड ऑफ फियरलेस निगहत। दैट इज वेरी स्वीट। बस आप लोगों की वजह से ही मुझे लगता है कि मैं एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ आती हूँ, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज के जमाने में हम जी रहे हैं, बहुत जरूरी है हर एक महिला को बेबाकी से सामने आने की, क्योंकि देखिए जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। राइट। आप कहते हैं ना, रोते हुए बच्चे को दूध पहले पिलाती है माँ, वो इसीलिए क्योंकि वो बच्चा मांगता है, डिमांड करता है, जिद करता है। तो आज वो तारीख है, वो जमाना है कि औरतों को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, और उस हक और अधिकार को बिना किसी चिंता के, बिना ये सोचे कि जमाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, बेबाकी से मांगने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हक आपको दिया नहीं जाता, आपको छीनना पड़ता है। इस बेबाकी के लिए कई बार आपको खतरों का सामना करना पड़ा, कभी कोई धमकी मिली हो, क्योंकि आप बिल्कुल फियरलेसली बात करते हो। और आजकल का देखा जाता है ना कि अगर आप बिल्कुल निडर हैं, फियरलेसली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं,
तो बीइंग मुस्लिम वीमेन आपको फतवा तुरंत से जारी हो जाता है, ऐसा कुछ आपके साथ फिर आपने किया है क्या? बिल्कुल ऐसा। मैं अपने करियर की ही अगर बात करूं तो मैंने 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा बहुत मैंने कुछ अचीव भी किया है। और अचीव करते करते मैंने देखा है कि जब आप अपने, जैसे मैंने कहा कि हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हो, या लोगों को उनका चेहरा उनके ही आईने में दिखा देते हो, तब लोगों को ना बड़ी जलन मचती है, बड़ी चिढ़ अग्री, मचती है। अग्री। असल में कुछ हमारे, मैं बिल्कुल पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, मैं एंटी मैन नहीं हूँ। फेमिनिस्ट हूं ना, महिलाओं के हक के लिए बात करना एंटी मैन होना नहीं होता। बिल्कुल। आदमी और औरत को एग्जिस्ट करते हैं हमारे जो है पृथ्वी पे और राइट। संसार में, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करके आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट कर कर ही आगे बढ़ना है। जो अब आपने बात कही कि क्या मैंने इस तरह के खतरों को देखा है क्या, या किसी धमकी का सामना करा है, तो वही मैं बात को कंटिन्यू करूंगी कि मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हूँ। बहुत ही मॉडेस्ट होता है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है मुस्लिम राइट। बैकग्राउंड। लड़कियां पर्दे में रहती हैं। आजकल जो जमाना है वो बदल रहा है, लेकिन हमने जो अक्सर एक इस्लाम की, मुसलमान का जो इमेज बना हुआ है वो इसी प्रकार का है कि बुर्खे में रहना है, औरतों को घर के चीजें संभालनी है, बच्चों को संभालना है, बच्चों की परवरिश करना है, बिल्कुल। बाहर नहीं जाना। आज तो जमाना फिर बदल गया। पहले का जमाना वो था कि बेटियां अगर स्कूल भी चली जाती थी तो कुछ ऐसे तथाकथित मौलाना होते थे जो आकर फतवा भी जारी कर देते थे। तो जब आप उनके बारे में टीवी पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर उनके पर्दाफाश करते हो, उनके सच्चाई को लोगों के सामने लाते हो, और कई बार तो ऐसा होता है, क्योंकि मैं प्रवक्ता रही हूँ और प्रवक्ता हूँ पार्टी की, और साथ ही साथ मैं टीवी पर भी कंटेंट क्रिएट कर कर डालती हूँ, अपने सोशल मीडिया पे माफ करिएगा डालती हूँ, टीवी पर भी एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाती हूँ। तो कई बार मेरे साथ ऐसे होते हैं कि मेरे ही समाज के कुछ मौलाना हो गए या कुछ ऐसे स्कॉलर्स हो गए जो हमारे साथ बैठते हैं। तो जब वो बैठते हैं और सामने आमने सामने हम लोग बात करते हैं, तो उनकी कुछ बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, और जब हम उस बात को काटते हैं और उनको सच्चाई बताते हैं, जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ बाल राइट, खोलकर, राइट, राइट। मैंने कट स्लीव्स के कपड़े पहने हैं बिल्कुल। और हम टीवी पर बैठे हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर मौलाना जी के सामने मैं बैठ जाऊंगी इस प्रकार कि मैंने कट स्लीव्स ब्लाउज पहना है, मैंने बाल खोले हैं, तो वो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें तो इस्लाम की जानकारी नहीं है, तुमने तो बाल खोले हुए। अब जब हम उन्हें जवाब दे देते हैं कि आप एक महिला को कैसे बता सकते हो कि बाल खोलने हैं क्या, कि कपड़े किस प्रकार के पहनने हैं, कि बात किस प्रकार की करनी है, कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे लहजे में चलना है, किस तरह से बैठना है, किस पोस्चर से बात करनी है, आपको इस प्रकार का हक और अधिकार नहीं है। जब आप ये बात उनको टीवी पर बोल देते हो, और जो सुनने वाला है, जो व्यूअर है टीवी के उस तरफ बैठा है और सुनता है, वो कहते हैं बात तो सही कह रही है। आज तक हम सोच रहे थे कि हमारे जो प्रीचर्स हैं, जो हमें इस्लाम समझाते हैं, जो हमसे बेहतर इस्लाम की समझ रखते हैं, जिन्होंने कुरान पाक हदीसें पढ़ी हुई हैं, वो तो हमें यही समझाते हैं, लेकिन आप लॉजिकली सोचो तो वो तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कुरान में तो इस प्रकार की कोई बात लिखी ही नहीं है। कुरान में पर्दा लिखा है, लेकिन आप देखिए ना, पर्दा भी तो आंखों का लिखा है ना। और बिल्कुल। आंखों का पर्दा ऐसा तो है नहीं कि औरतों की 2 आंखें हैं और आदमियों की है ही नहीं। पर्दा आंखों का है तो आदमी भी पर्दा करे और औरत भी पर्दा करे। अगर मैंने कुछ गलत ऐसी चीज देख ली जो मुझे नहीं देखनी, तो मैं आंखें घुमा लूंगी। या किसी पुरुष ने कोई ऐसी चीज देख ली जो उसकी आंखों को नहीं भा रही है, उसकी नीयत उससे खराब हो रही है, तो उसकी गलती, वो आंखें घुमा ले। तो जब बिल्कुल। आप इस तरह की चीजें टीवी पर बैठकर बोलते हो, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हो, तो जाहिर सी बात है उन्हें दुख पहुंचता है, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें, मैं कहूंगी सर से लेकर तलवों तक उन्हें मिर्ची लगती है। हम्म। अब जब मिर्ची लगती है तो तमाम कौम के ऐसे तथाकथित लोग बैठे हैं जिन्हें बड़ी चिंता होती है कि अरे बिल्कुल सही बात है, अगर कोई मुसलमान महिला आगे बढ़ेगी तो हमारी कौम की जो महिलाएं घर में दबकर बैठी हैं, आज नहीं तो कल ये भी नींद से जागेंगी। बिल्कुल, और जब बिल्कुल। नींद से जागेंगी, अपने आप को झंझोड़ के पूछेंगी कि कर क्या रही हो, तो हमारे सर पर बैठेंगी। और जब सर पर बैठेंगी तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और जब बिल्कुल, दुकानें बंद हो जाएंगी तो इनके पीछे नमाज कोई पढ़ना बंद कर देगा। और जब ये होगा तो इनकी इज्जत रहेगी नहीं, क्योंकि ये, मैं हमेशा कहती हूँ, हम मुल्ला का इस्लाम नहीं, अल्लाह का इस्लाम मानते हैं। राइट, आप राइट। अल्लाह का इस्लाम सिखाओ मुझे, मुझे मुल्ला का इस्लाम नहीं सीखना। बिल्कुल। तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया है, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ना ही इस्लाम में ये सिखाया जाता कि इंसान के सामने सजदा करो, तो मैं क्यों करूं, पहली बात। तो जब आप इस तरह की बातें बोलते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको धमकियां आती हैं। और एक कई बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश से जो मुझे पता चला, देखिए जी, मैं जी। कोई मैं कहूंगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पार्टनर नहीं हूं, या मैं वहां पर
कार्यरत नहीं हूं जो मुझे पता हो, लेकिन मुझे जो जानकारी कही, जैसे 2020 में, मैं आपको अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर रही हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता, आपके चैनल के माध्यम से पहली दफा पता ओके। चलेगा, क्योंकि आपने धमकी की बात करी। तो हम्म 2020 में मेरा ट्विटर हैंडल, मेरे कुछ आज तो पौने 4 लाख के आसपास फॉलोअर्स है, तब 1 लाख फॉलोअर्स हुआ करते थे, 1 लाख भी नहीं हुए थे, इनफैक्ट 70-75 ही थे। नई नई मुसलमान बेटियां बात करने लगी थी भारतीय जनता पार्टी के हित में, ओके। मोदी जी की पॉलिसीज के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो लगातार किया वो हमने देखा कि किस प्रकार मुसलमान महिला को सशक्त बनाने का काम हो रहा है, और कोई भी यहाँ पर बैर नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो जब मुसलमान बेटियों ने बात करना शुरू करा तो उसमें टारगेट पे एक मैं भी थी, कि मैं बात ओके। कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के हित में, बात कर रही हूँ, ऊपर तक बातें जा रही हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहा है, मीडिया कवर कर रहा है, बहुत बहुत पत्रकार इस बारे में लिख रहे हैं कि देखिए निगहत अब्बास ने ये बोला, ये और हमारी सखी सहेलियां हैं जो इस्लाम से हैं, उन्होंने ये सब बोला। तो जब ये हुआ तो मेरा ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करा दिया गया। तो जब ओ, हमने उसको डी मतलब नॉन अनसस्पेंड भी कराया, हमने कुछ तरीकों से ट्विटर को मेल करा तो ट्विटर ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो हमें बाद में पता चला कि मेरा ट्विटर हैंडल बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठी हुई एक टीम ने हैक करा था, दैट इज सो वियर्ड, सो वियर्ड। विच आई इतना गॉट टू नो कैसे लेटर। कोई समाज इनसिक्योरिटी फील कर सकता है? ऐसे एग्जैक्टली माई इतने पॉइंट। बड़े नेता या इतने बड़े कद पे होकर मैं तो आप तब कद कैसे? मैं नहीं नहीं आप सोचिए, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, राइट। माई एज वॉज ऑल्सो 24-25, 24-25 साल की। मैं कहूंगी बच्चे ही होते हैं उस समय, राइट, अभी अभी बिल्कुल बिल्कुल। नए नए आप अपना कॉलेज से करियर आप, बना रहे होते बिल्कुल। हो। उस समय आप इतने इनसिक्योर हो गए कि आपने एक छोटे से कार्यकर्ता का अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, क्योंकि इंटरनली आपने उसमें कुछ हैकिंग शुरू कर दी। ये थी पहली चीज। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये भी आपके चैनल से माध्यम से मैं पहली बार राइट। बता रही हूँ। दूसरी बार क्या हुआ, मेरा अगेन ट्विटर हैंडल 2021 या 2020 या 21 की एंड की बात है, जब मेरा अकाउंट अनसस्पेंड हो गया, वापस मैं नॉर्मल काम करके, मुझे ट्विटर पर एक डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज हाँ, आता राइट। है, जिसमें एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा, कोई मुझे एग्जैक्ट नाम उनका याद नहीं है, मेरे फोन में लिखा होगा जरूर, पर कोई शायद फेक आईडी होगी। तो उसने मुसलमान नाम, उन्होंने मेरे को मैसेज करा, हाय निगहत अब्बास, आई एम एन एलुमनाई ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके। एंड इन जनवरी, कमिंग जनवरी, शायद ये नवंबर 2020 की बात है, in coming January, we are planning a media meet and we would like to invite you to Harvard, and we will send you the tickets and we will, plan your stay here. आपको बस आके यहाँ पर मीडिया पैनलिस्ट की तरह जो आप काम करते हो, राइट, डिस्कशन में पार्टिसिपेट, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, ऐसे राइट। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट इट करना। हैज कम इन बिटवीन 2020 और 21, जहां पर एक टीवी पैनलिस्ट ऑलरेडी इस हैक में फंस गए थे, आई मैं गेस। बता रही हूँ, राइट, प्लीज। आई नॉट टेक हर नेम। हाँ, एनडीटीवी की एक एंकर थी, हाँ जी। चलो नाम भी, क्योंकि अब तो इट इज ऑल मीडिया में इन साझा, मीडिया। निधि राजस्थान। अब मैं बताती हूँ, निधि राजदान बदकिस्मती से वो फंस गई। अब जब मेरे को मुझे ये मैंने ये देखा, तो जाहिर सी बात है, मुझे भी एज अ यंग पर्सन की, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एलुमनाई मैसेज कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस तरह के इवेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं। होते। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा गूगल पे, एज लाइक फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके रिसर्च करते हैं, मुझे मिल गया, एंड आई वाज लाइक, हाँ कुछ तो ऐसा होता रहता है, कुछ ये लोग इवेंट कर रहे हैं, लेट्स डू दिस। अब मैंने अपने घर में इस बारे में चर्चा करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ट्राई करो, क्या है। जो व्यक्ति जिन्होंने मुझे ट्विटर पर मैसेज करा था, उन्होंने मुझे मेल करा, मेल आया जीमेल से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ मेल बनाकर उन्होंने एंड में @gmail.com से जीमेल राइट। से मेल आया। अब जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को फोर सीजन्स बोस्टन का जो मेरा स्टे Renowned। था, हम्म, वो भी बुक करके मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि आपका होटल स्टे बुक्ड है, अब आपको मुझे अपना पासपोर्ट डिटेल्स देना send। पड़ेगा, राइट। so that I can book the tickets, and the tickets would be business class. अब 24-25 साल की एक कार्यकर्ता, नई इट नई वाज कार्यकर्ता, कंप्लीट ट्रैप। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओ माय गॉड, मुझे बिजनेस क्लास टिकट्स मिलेंगी, ओ माय गॉड, मैं फोर सीजन्स बोस्टन में स्टे करूंगी, एंड दे सेड बड़ी कन्वीनियंटली कि आपका इवेंट तो 2 दिन का है, बट आपका रिटर्न टिकट ना हम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बुक करेंगे, आप उसके बाद उसको जब आपको जाना हो तो आप घूम फिर के जाइएगा। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, आई थिंक कोई ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा नहीं है, नहीं मैं नहीं, बता इट्स सकती ऑल। हूँ। ओके, so I said, okay, no problem. I was very happy. I was mesmerized. Oh my God, I'll be like, I am going to the event of Harvard University. अब उसने मेरे को जब पासपोर्ट डिटेल्स मांगी, तो इतना तो मुझे पता है कि टिकट्स बुक करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। That I know. दैट थिंग क्लिक्ड इन योर माइंड That दैट clicked टाइम। me.
ये एक हफ्ते से कॉन्वर्सेशंस चल रही थी। एक हफ्ते के बीच में उसने मेरे को कहा कि कॉलेज के डीन आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, पर कॉलेज के डीन ने कोई कॉल नहीं करा, कोई मैसेज नहीं करा। ही इज लाइक मैं दुबई ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जब वापस जाऊंगा आपके डीन से बात कराऊंगा, इतने आप मुझे सारी चीज दे रहे हो, हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो एक हफ्ता इसमें बीत गया और एक हफ्ते बाद उसने मेरी पासपोर्ट डिटेल्स मांगी। अब जब उससे पासपोर्ट डिटेल्स मांगी, आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू सेंड माय पासपोर्ट डिटेल्स बिकॉज आई माइट बी नाइव एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट नॉट सो नाइव कि मुझे यही ना पता चले कि टिकट्स के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। एंड उसके टिकट्स के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं, नहीं हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स फर्निश करें, आप भेजिए। ऐसे रोक के गिव मी सम टाइम, I'll send it to you. That's when I got a little suspicious. And what I did, that was the point, I cross verified it properly. मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गई, वहां से एक जो कॉन्टैक्ट नंबर था मैंने निकाला, एंड आई कॉल्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड आई आस्क्ड कि मैम, उन्होंने कोई फॉरेनर जो वहाँ की एम्प्लॉय होंगी, उन्होंने पिकअप किया फोन, मैम इज देयर एनी काइंड ऑफ इवेंट व्हिच इज हैपनिंग इन जनवरी बिकॉज आई एम गेटिंग एन इन्विटेशन फ्रॉम अ पर्सन कॉल्ड दिस हु claims to be an alumni of Harvard University. She said, no, ma'am, we are not doing anything of this sort. We are not doing. I said, okay. And that's when I blocked him. मैंने उनकी डिटेल्स ली, कंप्लेन करी, मैंने ट्वीट पे ये सारा मैटर, किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, पर ट्वीट पे ये सारा मैटर टैग करके यूएस पुलिस को, इंडियन पुलिस को मैंने ये डाल दिया। उसके बाद एजेंसी से इन्वेस्टिगेट किया होगा। पूरी स्टोरी एनवाई टाइम्स में छपी भी है, ओके, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। अब सेम चीज हुई निधि राजदान के साथ, उन्होंने कर तो दिया, अब उनके साथ क्या हुआ वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो शायद ट्रैप में आ गई। मैं, भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। अब आई डोंट नो टिल डेट कि उन्हें मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स क्यों चाहिए थी, क्या करते, उनकी नीयत क्या थी, वो मेरी डिटेल्स लेके क्या करते, या शायद कुछ ना करते। पर मुझे ये पता है कि ये स्कैम था जिसमें इन्होंने इंडिया की 4 लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश करी, जिसमें से वन ऑफ देम वाज मी, वन वाज निधि, एंड 2 के नाम मुझे याद नहीं। तो मतलब इतने कुछ मेरी जान पहचान है, पर निधि और मेरा तो मुझे मालूम है। तो दिस इज आज की जो हमारी जो सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी मेनली, ये बिल्कुल पैट्रिकल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो भी फीमेल है या महिला फियरलेसली बात करने की कोशिश करती हैं या उठने की, उस समाज से उठने की, जहाँ पर हर वक्त वो इस समाज को एक मैसेज देती है कि मैं अपने आप स्टैंड ले सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, हर उस महिला को आपको नहीं लगता कि हर हमेशा दबाया जाता है? और खासकर जो मुस्लिम समाज है या SC ST समाज है या पिछड़ा वर्ग है, साथ में पुरुष का जो एक बड़ा समाज है, वैसे तो ऐसा है कि जो डाटा कहता है, ज्यादातर अगर हमारी पॉपुलेशन अगर 8 बिलियन की है तो ज्यादा उसमें जो परसेंटेज है वो फीमेल की है ऑल ओवर वर्ल्ड में। फिर भी पुरुष का जो समाज है एक, हमेशा इस तरह की महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ऐसा है कि हिंदू महिलाओं के साथ भी सेम है, मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादा है, SC ST के साथ ज्यादा है, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनमें ये चीज ज्यादा है? it's a right question. It is a world of misogynist men. Patriarchal है बिल्कुल completely. Slowly and steadily change आ रहा है, but आज भी, not because I'm a female I'm saying this, पर अगर आज भी एक औरत को उसका रेप होने के बाद उसी को दोषी करार कर दिया जाता है कि उसके कपड़े छोटे थे, या वो रात को क्यों गई, उसको रात को नहीं जाना चाहिए था, उसने क्यों छोटे कपड़े पहने, उसे पता होना चाहिए था माहौल कैसा है, उसे देखना चाहिए था कि 4 लड़कों के साथ दारू नहीं पीनी थी, या 2 लड़कों के साथ खड़े होकर सिगरेट नहीं पीनी थी, नहीं तो रेप ही ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कहा जा रहा है तो इट इज अ वर्ड ऑफ मिसोजिनिस्ट मैन, क्योंकि 6 महीने की बच्ची जिसे ना माँ बोलना आता है ना पिता बोलना आता है, अगर उसका भी आदमी आके रेप कर देता है तो फिर ये लड़की की गलती नहीं है। इसमें आपको क्या लगता है? औरत का रेप कर देता है तो ये लड़की की नहीं है। कंप्लीटली इट इज अ मिसोजिनिस्ट वर्ल्ड। अब आपने कहा यहाँ पे कुछ आपने जाति और धर्मों के नाम लिए कि क्या सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी में ऐसा है, या क्या पिछड़े वर्ग में ऐसा, SC ST, ये मैं कहूंगी ज्यादा और कम जरूर है, पर छोटे से छोटे को लेके बड़े से बड़े तक, छोटी सी इंडस्ट्री से लेके बड़े बॉलीवुड तक, बड़े बिजनेसमैन तक, छोटे वर्गों से, पिछड़े वर्गों से लेकर बड़े बड़े समाजों तक, मैं समाजों का नाम नहीं लेना चाहती, कल अब डिस्प्यूट हो जाएगा। बिल्कुल, हर छोटे से धर्म से लेके बड़े से बड़े धर्मों तक, जो अपने धर्मों को बड़ा मानते, मेरा तो मानना है हर जाति धर्म सब एक समान है, मैं तो उस जाति धर्म के टंटों में पड़ती ही नहीं हूं, हर जगह है। शायद आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी और वर्ग को, किसी और धर्म को नीचा जरूर दिखा सकते हो, क्योंकि वहां आपका पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, क्योंकि आपका वोट बैंक
ये है और वो है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी पार्टी या किसी और पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, अगर किसी पार्टी को चुनाव में चुनाव लड़ते वक्त, जमीन पे उतरते वक्त, चुनाव के लिए वोट मांगते वक्त, रैली में किसी धर्म को गाली देकर अगर वोट मिलता है तो वो बोलते हैं, इससे वो धर्म गलत नहीं हो जाता। ना तुमने ठेका ले रखा टिकट लेने के बाद कि तुम उस धर्म को गाली दो और उस धर्म का सर्टिफिकेट दो, ना मैंने ले रखा कि मैं किसी और धर्म को गाली दूं और उस धर्म का सर्टिफिकेट। लेकिन महिलाओं की जो अ, हालत है वो हर जगह मोर और लेस एक जैसी ही है। हर जगह चाहे वो बड़ा समाज है चाहे छोटा समाज है, वहां पर दबाने की कोशिश की ही जाती देखिए है, मेरा जैसे ये ही मानना रोकने है, की कोशिश बिल्कुल करते मेरा ये मानना है कि अगर छोटे समाज में बस छोटी जैसे गरीब गुरबा देशों में देश नहीं कहूंगी, वर्गों में ऐसा हो जाता है जो गरीब हैं, लिटरेट हैं या थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, सोशली वीक बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड है, तो उन लोगों में क्या है ना कि इतने छोटे छोटे जगह पे वो बेचारी बस आवाज नहीं उठा पाती। हम जैसी जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं, थोड़े बहुत समाज में जानते हैं, तो हम शायद 4 दिन तो दब जाएंगे, 5वें दिन हम अपनी आवाज बेबाकी आप से एक बाहर नहीं आएंगे। एनजीओ भी रन करते जी, हैं, तो वहां पर आप स्त्री और ऐसे लड़कियों के लिए उत्थान का कार्य काम बिल्कुल करते हैं। स्त्री रोशनी मेरे एनजीओ का नाम है, जिसमें हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं और छोटी बच्चियां जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हैं, उनकी 12वीं तक की शिक्षा को हम बढ़ावा देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। साथ ही जो महिलाएं अपने केसेस नहीं मतलब लड़ सकती हैं, जो वीक बैकग्राउंड है, लॉयर्स नहीं अपॉइंट कर सकती हैं, तो उनकी या तो हम लॉयर की फीस भरते हैं, जो राइट। नॉर्मल एक फीस देते हैं, या फिर अपने जो हमारे पैनल में कुछ लॉयर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो जाकर उनका केस प्रेजेंट करते हैं। कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हम काम करते हैं, ऑब्वियसली इक्वालिटी और फेमिनिज्म के लिए तो कौन नहीं कर रहा, वो भी हम लोग करते हैं। तो आपकी जो आपका एनजीओ है, हम जो हमारे को सुन रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो कैसे रीच कर सकते हैं? स्त्री रोशनी का एक फेसबुक पर पेज है, प्लस क्योंकि मैं और मेरे जो बाकी ट्रस्टी हैं हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं, तो आप डायरेक्ट निघत अब्बास मेरा भी नाम टाइप करेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे, तो मैं पर्सनली कई बार हैंडल करती हूँ, मेरी टीम हैंडल करती है। आप मुझे रीच आउट करिए, आपको वहां पर बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लस हमें आप रीच आउट करेंगे तो हम आपको पर्सनली भी डिटेल्स भेज देंगे, प्लस आप आके बच्चियों से मिल भी सकते हैं। अब हम निखत अब्बास, फियरलेस निखत अब्बास को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहते हैं, उनके करियर में जहां निखत अब्बास को डर लगता था। क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा इतनी बड़ी राजनीति, जैसे बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इट इज। जब आपने दूर से इसका विजन जब हमें आता है तो हमें लगता है कि ये हमारी पहुंच में नहीं है। हम नेताओं को हमेशा ऐसे ना करप्ट काइंड ऑफ, हमारे जो हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें करप्ट काइंड ऑफ इमेज ऐसा लगता है कि हम उन तक अपनी आवाज पहुंचा ही नहीं सकते, या अगर हम किसी एमएलए को अप्रोच करेंगे, एमपी को अप्रोच करेंगे, तो हमारी अप्रोच से ही वो बाहर हैं। तो आपने जब ये अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तो आपको डर लगता था? नहीं देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि एक टाइम होता था कि हम विधायक सांसद तक पहुंच नहीं पाते थे, ये राइट। कांग्रेस के टाइम पे होता था, मतलब सॉरी टू से, नहीं नहीं, नॉट बिकॉज कि बिल्कुल। मैं बीजेपी से हूं तो मैं ये बोल रही हूँ, बट आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछो तो पहले जमाने में ये हुआ करता था, बिल्कुल होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 10 वर्षों में, हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, और वो अपने सांसद, क्षेत्रीय सांसद या अपने विधानसभा के विधायक से मिलना चाहता है या बात करना चाहता है या उनसे कोई हेल्प मांगना चाहता है, तो वो पहुंच नहीं सकता। ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू से एक नारा दिया है कि हमें भारत को डिजिटल भारत बनाना है, राइट। और कई हद तक हम बन भी गए। जब आप डिजिटल भारत की बात करते हो तो यूपीआई पेमेंट्स के साथ साथ हम सोशल मीडिया की भी बात करते हैं। तो आजकल का जमाना ये है कि कहीं और, जैसे हमने देखा कि कलकत्ता में किस आरजी प्रकार का का हौसला। गैंगरेप हुआ, वो आज बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, ये सोशल मीडिया की ही देन है। बच्चा बच्चा सचेत हो गया कि हमें इस चीज से बच के रहना है, और ऐसे लोगों से कि, और तकलीफ और दुख की भी बात है कि हॉस्पिटल में इस प्रकार की चीज हुई, एक डॉक्टर के साथ जिसको हम भगवान का धरती पे रूप मानते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसी दरिंदगी हुई। ये आज बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार की चीजें हुई हैं, क्यों? सोशल मीडिया का जमाना है। अब जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं पर भी किसी को एक सोशल मीडिया पर जस्टिस दिलाने के लिए आवाज उठाई जाती है, बिल्कुल। हर केस में उठाई जाती है। बिल्कुल। आज एक वो टाइम है कि अगर किसी नेता, मैं नहीं कहती कि नेता, विधायक, सांसद, बड़े बड़े नेता किसी भी पार्टी के हों, ये
कंफर्टेबल होके अपने जोन में नहीं बैठते, बिल्कुल बैठते ही नहीं। जब लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया, कई ऐसे लोग हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं है हर पार्टी में, जो एकदम कॉम्प्लेसेंट होके बैठ जाते हैं कि अब हमने पोजीशन ले ली है, अब हमें किसी के लिए भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। पर अब उनकी भी मजबूरी हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर अगर उस व्यक्ति का नाम, उस पर्टिकुलर नेता का XYZ नाम डालकर किसी भी व्यक्ति ने, जैसे आपको कोई मदद की जरूरत है और आपकी मदद नहीं हुई और आपने डाल दी कंप्लेन सोशल मीडिया पर, लिख ही दिया, तो उस व्यक्ति की कितनी बदनामी होगी, प्लस डायरेक्ट देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक ये बातें पहुंचेगी। क्योंकि ये है भारतीय जनता पार्टी में और हमारी जो अभी मोदी जी की सरकार है, इसमें लगातार हमने एक चीज को देखा है कि PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफिस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। और ये मैं नहीं कहूंगी कि जिससे कहते हैं ना कि अपने एक्टिविटीज में एक्टिव है कि हाँ हम बहुत कुछ पोस्ट कर रहे हैं या बहुत कुछ वो डाल रहे हैं, वो एक बैकग्राउंड से एक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर एक्टिव है कि वो वॉच कर रहे हैं सब कुछ, कहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी आज ये चीज है कि जो जस्टिस है वो थोड़ा तेज हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर आवाज उठती है और PMO तक बात पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, निर्देश दिया जाता है CBI को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि अगर आप गलती से भी किसी केस को मिस करो तो मिस मत करो, क्योंकि हमारे देश की बेटी या बेटे का सवाल है। मैं नहीं कहूंगी सारी चीज बेटियों के लिए है, बेटों के लिए भी है। तो PMO बहुत एक्टिव है सरकार में, और बहुत टीम्स हैं जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, डेडिकेटेड है कंप्लीटली सोशल मीडिया पर, और वो देखते हैं कि किस प्रकार हम चीजों को और बेटर कर सकते हो। सोशल मीडिया पर अगर कोई बात आ रही है तो मतलब वो किसी के हाथ से बात निकल जाती है, तभी व्यक्ति सोशल मीडिया पर डालता है। राइट, सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे नहीं नहीं डालते हो, जाते आप अपने पुलिस लोग, जाते हो, आप राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हो, जैसे आपने कहा विधायक सांसदों के पास जाते हो। तो सबको पता है कि अब बदनामी हो जाएगी, और नेता और सांसदों को तो डर भी होता है कि अगर बदनामी होगी तो अगली बार टिकट कट जाएगा। तो परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तो अब नेताओं पर पहुंचना पहले से ज्यादा आसान है। मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आसान है, कठिन अभी भी है, पर पहले के मुकाबले बहुत आसान है। क्योंकि देखिए नेता और सांसद, सभी विधायक, वो भी बिजी हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठे हैं। अब कई बार हमारी गलती, जैसे हम लोग नॉर्मल एज अ कॉमनर भी सोचे तो हम सोचते हैं कि अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे पास, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ वहां पर, या मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये इनकी गलती राइट, है। वो समय की बात है कि शायद वो आपको समय जेन्युइनली नहीं दे पाए, नहीं। लेकिन हर बार वो जानबूझकर टाइम नहीं देंगे, मैं नहीं मानती हूँ। अभी बीजेपी की जो एक छवि है ना, वो ऐसी, अभी लेटेस्टली आरजीकर जो हॉस्पिटल है कोलकाता में, वहां पर जो दरिंदगी दिखाई गई है, उसके बाद भी उसको स्टेट जो पुलिस है या गवर्नमेंट है उसको हैंडल नहीं कर पाई। ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि यहाँ पर जो तोड़फोड़ मचाई गई है, तबाही मचाई गई है उस हॉस्पिटल में जाके, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ है। तो बीजेपी कैसे, मतलब एक तो एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देती है और एक तरफ जब स्टेट उस चीज से डील कर रहा है तो वहां पर तबाही और तोड़फोड़ मचाने जाती नहीं है। तो ये आपको किसने कहा? ममता बनर्जी ने मैं कहा, और ममता आप ममता बनर्जी, बनर्जी की बात मान रहे हो? कैसे? स्टेट आपकी, राइट, राइट, पुलिस आपकी, हॉस्पिटल आपका, बिल्कुल, एम्प्लॉयज आपकी ही पार्टी के कुछ लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, आप ही का सारा सिस्टम, आप ही का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और TMC के भी नेता हैं वहां पर। तो आप कैसे कह रहे हो भारतीय जनता एंड पार्टी? इट इज क्वाइट फनी कि वो ही किसके खिलाफ मतलब रैली निकाल आप रहे हैं। अपनी ही स्टेट में, जहां पर आप आज से नहीं दसियों साल से राज कर रहे हो, आप अपनी ही स्टेट में कुछ जुर्म हुआ है, इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, और उसका आप जो, मैं कहूंगी मटका है, वो आप फोड़ रहे हो भारतीय जनता पार्टी के सर पर, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई। भैया क्या मिलेगा उससे? आप ही शायद के एक, अंडर, आप ही के हाथ से बात निकल गई, आप उस बच्ची को अभी तक आप उसको इंसाफ नहीं दिला पाए हो, आप ये नहीं बता पाए हो कि प्रिंसिपल का क्या इसमें, मैं तो कहूंगी रोल, प्रिंसिपल का भी नाम आ रहा है, प्रिंसिपल का क्या इसमें रोल रहा है। और प्रिंसिपल ने वहां पर एविडेंसेस को, कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल और पूरे कॉलेज के जितने कुछ एम्प्लॉयज है जिन्होंने टैंपर किया एविडेंस को, वहां पर ऑल ऑफ अ सडन कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, अगले दिन वहां पर साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। एक जहां पर इतना बड़ा क्राइम हो गया, एक क्रिमिनल स्पॉट पर आप साफ सफाई करा रहे हो, एविडेंसेस को टैंपर कर रहे हो, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हो, आप ही की स्टेट में इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हो। मतलब अगर आपसे नहीं संभाला जाता तो आप इस्तीफा दीजिए, इस प्रकार की डींगे मत हाँकिए, मैं तो यही कहूंगी। पिछले कुछ टाइम में ये भी देखा गया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सभी एक परिवारवाद का, कि पॉलिटिक्स में एक परिवारवाद है, उसको लेके नारा लगाते थे। क्या बीजेपी में भी ऐसा परिवारवाद है? क्योंकि बीजेपी अब पिछले 3 दशक से, 3 टर्म से लगातार आ रही है।
क्या उसमें भी ऐसा कुछ एरिस्टोक्रेसी जो हो जाती है, वैसा कुछ बीजेपी में भी होगा क्या? देखिए, परिवारवाद वो होता है जब बच्चे का बच्चा ही एक पोजीशन पे, एक डिफाइंड पोजीशन पे, एक पॉलिटिकल पार्टी में रहता है, जिसमें हमने बहुत सारी पार्टियां देखी हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास कांग्रेस है। राइट। कि सभी को पता है कि वहां पर दो तीन लोग ही हैं जो पार्टी चलाते हैं, सोनिया जी, और अब उनकी तबीयत खराब थोड़ी रहती है क्योंकि वरिष्ठ हो गई हैं, तो राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा, और वहां पर भी दो कैडर बने हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का अलग और राहुल गांधी का अलग, दो सिस्टम बने हुए हैं क्योंकि दो कैडर अलग, वहां पे भी उनमें मुठभेड़ चलती रहती है। परिवारवाद जहाँ पे पता चलता है कि आप अपने बेटे को भी टिकट दे देते हैं बिना किसी काम करे, आप अपनी बेटी को भी टिकट दे देते हैं। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट मिली, राइट। उन्होंने वहां पर वायनाड से, तो वायनाड में क्या काम करा था उन्होंने? उन्होंने तो अपने भाई के लिए वहां पर प्रचार तक नहीं किया था। वायनाड आप कभी गए नहीं, आप वहां पे संसदीय सांसद लड़ रहे हो। हमारे बड़े भाई साहब राहुल गांधी जी, अमेठी आप पहले लड़े, राइट। आपसे हुआ नहीं। का गढ़ है। आप इस बार लड़े ही नहीं अमेठी, आपने कभी काम भी नहीं करा, क्योंकि आपके घर वालों की सीट थी वो, आपको लगता था कि कांग्रेस की सीट है, आपने वहां पर काम करा, आप लड़े नहीं, आप जीत गए एक बार, उसके बाद आप लड़ने की कोशिश करी, स्मृति ईरानी जी ने आपको हराया। अब तीसरी बार जब लड़ने का आया समय, तो आप फिर वहां से भागे, आपने एक नया व्यक्ति वहां पर उतार दिया। तो आप तो किसी सीट पर काम कर ही नहीं रहे हो, आप क्योंकि वहां की पार्टी के सिरमौर बनकर बैठे हो, क्योंकि आपकी पारिवारिक गांधी परिवार की पार्टी है, तो आपने वहां से टिकट ले लिए। काम के नाम पर क्या काम करा? बस आखिरी टाइम पर आपने एक झूठी रथ यात्रा निकाल दी, जो भारत जोड़ो यात्रा भारत, जिसका इन्होंने दैट वाज माय क्वेश्चन जिन्होंने कि बड़ी भारत बड़ा जोड़ो नाम ले जो लिया। यात्रा रही है कांग्रेस पार्टी की, उसका बीजेपी पे कुछ असर हुआ है क्या? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब मुझे नहीं लगता इस पे बीजेपी के असर के लिए उन्होंने वो यात्रा करी थी। वो ये चाह रहे थे कि भारत में लोग उन्हें जान जाए, क्योंकि अभी तक जानते नहीं थे ना राहुल गांधी कौन है, तो वो ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी को लोग पहचान जाए कौन है ना। उन्होंने घूमने की कोशिश करी, पर मुझे ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से असर भारत की जनता पर ये जरूर हुआ कि उन्होंने देख लिया कि जोड़ो यात्रा करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। आपकी सरकार थी राजस्थान में, आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, आपने क्या किया? क्या किया आपने? वहां पे काम किया? नहीं किया। आपने बेटियों को जॉब दी? बेटों को जॉब दी? नहीं दी। आपने किसानों के जो कहा था कि कर्ज माफ करोगे, आपने माफ नहीं करे, किसानों ने आत्महत्या कर लिया, आपने क्या करा? बेटियों के लगातार राजस्थान में रेप होते रहे, इससे पहले हमारी सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्या करा? निर्भया आपने केस भी उसी टाइम पर था। उन्हीं के टाइम पर हुआ था। राइट। आपने, वो तो बहुत पुरानी बात है निर्भया का तो, 2012। लेकिन आज तक लोगों के दिल दर्द सहन, करते हैं बिल्कुल उससे। बिल्कुल। तो राजस्थान में जब रेप होते थे, तब तो प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी को याद नहीं आती थी राजस्थान की बेटियों की, उनके प्यार से, प्रियंका गांधी वाड्रा के प्यार से राजस्थान की बेटियां तो वंचित रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दौड़ लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में हाथरस में जब रेप हुआ था, इन्होंने एम्बुलेंस तक रुकवा दी थी डीएनडी पर, अपनी गाड़ियों का लेकिन काफिला जो निकालने के लिए। हाथरस में जो केस हुआ था, नाबालिग थी 14 इयर्स की, उसमें किसी बीजेपी का भी पर्सन का भी नाम आया था। तो वो तो व्यक्ति आज भी इस इलाकों के पीछे है, वो तो पार्टी में है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी में 11 करोड़ लोग हैं, राइट। 11 करोड़ लोगों में सारी, मैं जैसे कहा, पांच उंगलियां बराबर रही है, जाहिर सी बात है कोई क्राइम कर सकता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है। आप तभी तो उसको उसको नहीं। पार्टी से तुरंत के तुरंत निष्कासित कर दिया गया। तभी तो वो आज भी इस इलाकों के पीछे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, कानून सबके लिए सेम, जो आम व्यक्ति के लिए वही उन लोगों के लिए है। तो ये कह देना कि हाँ वो तो पार्टी का नेता था, पार्टी का नेता, तो राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा केस था अमेठी में, वो बेटी के साथ जो गैंगरेप हुआ था, जो परिवार पूरा एलिमिनेट कर दिया गया, मैं बोलूं यहाँ पर, तब तो आपको पतंगे लग जाएंगे। उस बच्ची की उस बच्ची की चीख आपको आज तक याद नहीं आती कि पूरा परिवार को एलिमिनेट कर दिया गया अमेठी में। आज भी उस बच्ची की बुआ के घर जाकर पूछिए, वो लोग सर उठाकर घूम नहीं पाते हैं पूरे अमेठी में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के परिवार का दबाव बना हुआ। बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उसको खोलेंगे तो राहुल गांधी सर दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति हो, कानून सबके लिए सेम है, जो गलत करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने बहुत स्ट्रांग रूल फ्रेम करने की कोशिश की। संसद में भी इसके लिए रूल बनाए गए। बीजेपी जो गवर्नमेंट है इसके लिए कुछ और काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, सेंटर में है। फिर भी ये सेंट्रल इशू है, पूरी मतलब दुनिया तक हमारी इमेज जो है भारत की, वो ऐसी हो गई है कि रेपिस्ट कंट्री हो गए हैं हम लोग। बिल्कुल सही आपने कहा, और मुझे ये लगता है कि ये एक एक सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है
कि हम इस चीज को सुधारें। ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, क्रिमिनल प्रॉब्लम तो है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है। हम अपनी बेटियों के साथ साथ बेटों को क्या समझाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस प्रकार की परवरिश देते हैं, किस माहौल को हम एनकरेज करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर हम घर बैठकर किसी की रील देखकर किसी लड़की ने कुछ भी पहना, अगर उस पर भी गलत कॉमेंट कर चार लोगों में हंस रहे हैं। आज हमारे जो टीम मेंबर्स बैठे हैं जिसमें से 3 पुरुष हैं, अगर आप और मैं किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी कपड़ों का, उसके वस्त्र का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर हम उड़ा रहे हैं और वो 3 सुन रहे हैं, तो उनके 3 के दिमाग में भी कुछ शायद हम इंस्टिगेट कर जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने बात करी सरकार की, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो आज भी मैं कहूंगी, एडवोकेट होने के बावजूद मैं ये कहूंगी आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में जंग लगा हुआ है। बिल्कुल, ये सिस्टम आम लोग भी इतने यही सोचते हैं। धीमी गति से चलता है और इतनी धीमी गति से चलता है कि उस विक्टिम की मौत हो जाती है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। तो इसको बदलने की जरूरत है। न्यायपालिका को और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। सिर्फ इस प्रकार के दरिंदे जो उस कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में हुआ, उस बच्ची के साथ किया गया, इस प्रकार के दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा काफी नहीं है। इनके साथ वही दरिंदगी होनी चाहिए जो इन्होंने उस बच्ची के साथ करे। यहां पर ह्यूमैनिटी याद नहीं आनी चाहिए आपको। जिस प्रकार से उस लड़की के अंग को काटा गया, उसका गला इतना दबा दिया गया कि उसकी आंखों से खून निकलने गया, तो उस तरीके से इन लोगों के साथ भी होना चाहिए। अगर आप बाकी कंट्रीज से सीख रहे हो, उनके तौर तरीकों को अपना रहे हो, तो क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो भी मैं कहूंगी अपनाइए, तभी हम क्राइम फ्री कंट्री बन सकते हैं। हम मुस्लिम देशों को इतनी गालियां देते हैं, मुसलमान को इतनी गाली देते हैं। आज की तारीख में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पता है उसमें क्राइम ही नहीं है। 143rd नंबर पे आता है, 143 नंबर पे। यूएस भी हमसे ज्यादा क्राइम, इंडिया से ज्यादा क्राइम। वहां पर मौत की सजा है लेकिन वहां पर फिर भी क्राइम देखने को मिलते हैं। यूएई में फीमेल का अगर इस तरह से कोई दुराचार या दुष्कर्म अगर किया सर जाता उठा है, के बुरखे में लड़की, और मैं कहूंगी बिना बुरखे के भी लड़की चल रही है आधी रात को और वो सेफ है, सॉरी टू से, बट वो यूएई में है, इंडिया में नहीं है। अब आप इसको सरकार की गलती समझ लो, आपकी और मेरी गलती समझ लो, ये समाज की गलती समझ लो। एक्चुअली इस पे अगर देखें ना तो समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जहां पर कानून तो हैं, हमेशा आ जाते हैं, जैसे ही कोई केस होता है बिल्कुल कानून तो एकदम ऐसे फ्लैश होते रहते हैं, लेकिन उस पे कभी ना काम नहीं हो पाता है। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इतना वीक है, इतना स्लगिश है तो कह रहे कि हैं वहां जंग लग गया है। बिल्कुल वहां तक पहुंचते पहुंचते ना जो पीड़ित परिवार है वो खुद दम तोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। जो बीजेपी है, अभी हम बीजेपी की बात कर रहे थे, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ना, एक हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है। ये अभी हमने दिल्ली में भी देखा कि बुलडोजर पॉलिसी पे काम करते हैं कि अगर आपने बीजेपी के बारे में कुछ कहा तो आपका घर बुलडोजर के नीचे नहीं है। नहीं, ये किस प्रकार की, ये बात मैं नहीं मानूंगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप भी बात करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद कई बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो पार्टी के हम अलहदा बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बुलडोज करा दिया जाता है। बुलडोज सिर्फ उनका घर कराया जाता है जिनकी अवैध संपत्ति है। आप कोई भी केस उठा के देखिए, मुझे बताइए कौन सी संपत्ति में, किसकी संपत्ति को बुलडोज कराया गया, कितने विपक्ष के नेता हैं, किनके घरों को बुलडोज लेकिन कराया ऐसा गया। कैसे हो जाता है कि जो बुलडोजर के नीचे जिनका घर आया वो मुस्लिम समाज से थे? देखिए कई ऐसे, बिल्कुल आपकी जो बात है मैं उसको काटूंगी नहीं, कुछ जगह पर ऐसा शायद देखा गया है, लेकिन हमें उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत है, लीगैलिटीज को समझने की जरूरत है। आज भी जब हमारा समाज, जो मुसलमान समाज है, कई लोग हैं ऐसे जो उच्च एरियाज में, अनऑथराइज्ड एरिया में रह रहे हैं, जिनको पहले से बहुत सारे लेटर्स, नोटिस फर्निश करे गए, पर अगर वो नहीं नोटिस का जवाब देंगे, क्योंकि वही पढ़ाई लिखाई करी है, उनके दिमाग में फितूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हमें नोटिस आ रहे, नहीं, आप अनऑथराइज्ड एरिया में रहते हो इसलिए आपको नोटिस आ रहा है। और अगर कुछ गलती आपकी मीक में है या आपकी उस जगह में आपने बनाया है जो सरकारी संपत्ति है या अवैध है, तो जाहिर सी बात है उसको बुलडोज किया जाएगा। और आप क्यों मुसलमानों की बात करते हैं? आप देखिए ना कितने ब्राह्मण गैंगस्टर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, यूपी में, जिनके घर को बुलडोज किया गया, संपत्ति जब्त कर ली गई है। कितने गैंगस्टर्स हैं। तब तो विपक्ष पूरा उठा लेता है, अरे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है, अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये सोच समझ के विपक्ष को भी बोलना चाहिए
उनको लगता है कि लोगों को बहलाना, फुसलाना, लोगों को गुमराह करना बहुत आसान है। विपक्ष ने ना अभी जो सरकार है हमारी बीजेपी की सरकार, उन्होंने विपक्ष को तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं ताकि विपक्ष में कोई भी बंदा खड़ा ही ना हो सके। लेकिन शायद हमें ये कहीं ना कहीं कमी लगती है कि अगर कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई भी सरकार अगर आएगी तो वो एकात्मक सत्तात्मक हो जाएगी, देखिए, विपक्ष क्या मोनोपोली है? की तरफ मैं तो ये मीन्स कहूंगी, चली जाएगी। विपक्ष सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी नहीं है। विपक्ष तो वो व्यक्ति भी है जो भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में वोट नहीं दे रहा है। मैं तो उसको भी उतना ही बड़ा नेता मानती हूँ जितना कि मैं अखिलेश यादव को मानती हूँ। रही बात की बहुत जरूरी है, जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होता है विपक्ष। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियों ने गलत ही काम करा है। इतने साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ करा है देश के लिए। सारी एमएनसीज में कहूंगी, आज भी आप जो मिड 40s की एज में हैं और जिन्होंने आज से पहले लिबरलाइजेशन देखिए। लिबरलाइजेशन देखी है और जिन्होंने ये देखा है कि बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज भी भारत में आके निवेश कर रही हैं और बड़ी बड़ी जॉब्स यहाँ पर आ रही हैं, जिनकी जॉब्स उस टाइम पर, लेकिन मिड 40s के, मैंने वो आपको सेगमेंट बताया, उनसे पूछिए, वो बड़े खुश थे कांग्रेस पार्टी से। राइट राइट। क्योंकि पहली दफा ऐसा देखा गया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में निवेश कर रही थी और उनको बड़ी बड़ी जॉबें मिल रही थी। आज वो लोग 1-1 करोड़ के पैकेज पे बैठे हैं। तो राइट। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सिर्फ पत्ते लगाकर काम करा है और देश का विकास में उनका भी पूरा हाथ है। लेकिन ये राजनीति है, जो सत्ताधारी होता है सामने वाली पार्टी को विपक्ष कहता है और वो विपक्ष होता है, आपसी मतभेद भी होती है, आप उनकी कमियां निकालते हैं, आप पार्टी की कमियां निकालते हैं, आप सरकार की कमियां निकालते हैं। ऐसा नहीं है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं करा, करप्शन बहुत था, भ्रष्टाचार बहुत था, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में इंतहा प्रॉब्लम्स थी। और आज इस प्रकार से लड़कियां सेफ हैं, आज हम देख लेते हैं कि टोल नाके पे भी बेटियां बैठी होती हैं, उनकी भी जॉब लगी होती है टोल कलेक्ट करने की, और वो जमाना लग गया है जिसमें टोल मांगते थे तो गोली से गोली से उड़ा जाता देते था। थे। वी वो हैव सीन, जमाना वी हैव बहुत, सीन। लॉ एंड ऑर्डर बहुत 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 मजबूत हुआ है योगी जी की बिल्कुल। सरकार में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने रोड नहीं बनवाया, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने लखनऊ का नक्शा नहीं सुधारा, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस वे के लिए उन्होंने काम नहीं करा, पर हाँ, जितना करना चाहिए था उतना नहीं करा। एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट क्रेडिट गेम कि आप जो एंड जो टचअप दे देते हैं ना, कई बार उनको सारा क्रेडिट चला जाता है, उनके पीछे जितना बिल्कुल भी होता लोगों है, ने काम किया है वो एक तरह से भुला दिया जाता बिल्कुल है। सही बात है। आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, यू आर अ वेरी फेमस पॉलिटिकल लीडर। तो क्या आप मुस्लिम समाज के से आने के बावजूद आपने बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, उसके साथ अपना सामंजस्य बिठा लिया है? बिकॉज हम आपकी लेटेस्ट पोस्ट में इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कई जगहों पर हम आपको मंदिरों में पूजा करते हुए और जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को झुलाते हुए, जन्माष्टमी का व्रत रखते हुए और होलिका दहन करते हुए हम देखते हैं। तो क्या आपने पॉलिटिक्स की वजह से अपने धर्म में कुछ संतुलन बिठाने की कोशिश की है? चलिए, आज आपके पॉडकास्ट से आपके व्यूअर्स को और आपके फैंस को बता दिया जाए कि मेरी माता जी हिंदू हैं, ओके। मेरे पिताजी मुसलमान हैं। मैंने बचपन से दोनों कल्चर देखे और यही कारण है कि मैं दोनों कल्चर्स को बहुत ग्रेसफुली फॉलो करती हूँ। हिंदुत्व से मुझे लगाव है बचपन से, क्योंकि मैं अपने ननिहाल में सबसे ज्यादा रही हूँ, ददियाल में उतना मैं रही नहीं हूँ। कुछ कारणों की वजह से ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं अपनी नानी नाना जी से ज्यादा प्यार करती थी। वो होता है ना, बच्चों को नानी नाना बहुत बात मानते हो। मेरी नानी तो बहुत हमसे प्रेम करती थी, तो मैं नानी के घर ज्यादा रही हूँ। वो सुबह 3-3:30 बजे जगकर मंदिर जाया करती थी, तो उनके साथ हम मंदिर जाया करते थे जब 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टियां होती थी और हम नानी के घर जाते थे। तो मेरी माता जी हिंदू हैं, मेरे पिताजी मुसलमान है। आई कम फ्रॉम मिक्स्ड बैकग्राउंड, इसीलिए आप मेरा मिक्स्ड कल्चर सोशल मीडिया पर देखते हैं। आज आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। मेरे बहुत सारे फैंस हैं, भाई बंधु हैं जो इस प्रकार की चीजें पूछते हैं, पर मैं बताती नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं डालती करना नहीं। चाहते। आप मेरी पर्सनल मित्र भी हैं, आप राइट मेरे राइट राइट। जितने आपके व्यूअर्स और आपके साथी मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जान पाएंगे, वो आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। आप Right. मेरे परिवार से मिले हो, मेरे परिवार को जानते हो, आपने Right. मुझे देखा है मैं कैसे रहती I have seen you as a very strong iron lady, strong-headed woman, हूँ। That is very sweet of complete you. kind of feminist person, never going to adjust with the crime against any women, any female, और kind of कि कहीं भी किसी तरह का भी छोटा सा क्राइम भी अगर होता है तो मैंने पर्सनली निखत अब्बास को उसके लिए आवाज उठाते हुए हर कदम पर काम करते हुए देखा है। दैट इज माई गारंटी दैट आई हैव सीन यू एज अ विमेन। दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू। मैं
आई एम वेरी हम्बल्ड कि आप इस प्रकार मेरे बारे में अच्छा सोचते हो। मैं बस, मुझे लगता है कि मैं बस समाज के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊं तो वो कर रही हूँ। क्योंकि आपने शुरुआत में एक धमकियों वाला सवाल पूछा था, राइट। इसीलिए मैं वो बता रही थी कि जो हमारी मेरी सोशल मीडिया पर, जैसे आपने पूरा आज सोशल मीडिया के बारे में मेरे बताया, तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी फैमिली, मेरी एक बेटी भी है, उसकी फोटोज, मेरी फैमिली की फोटोज मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालती। मैं अपने परिवार के बारे में वहां पर इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों से बचती हूँ कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखूं। मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ना एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, जहाँ पब्लिक डोमेन में हर कोई आपको देखता है, हर कोई आपको फॉलो करता है। हाउ यू मेंटेन योर प्रोफेशनल लाइफ विद योर पर्सनल लाइफ? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी एक छोटी बच्ची है, आपका घर परिवार है, और एट द सेम टाइम आपको पब्लिक डोमेन में भी आपकी अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपकी पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप एक एनजीओ रन करते हैं, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हाउ यू मैनेज दिस ऑल थिंग्स? देखिए, उसके लिए आपका फैमिली को, आपकी फैमिली को, आपके फैमिली मेंबर्स को आपके लिए सपोर्टिव होने की बहुत जरूरत है। थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विथ पीपल अराउंड मी हु आर वेरी सपोर्टिव। मेरे पास ऐसे हेल्प्स भी हैं जो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, और यही कारण है कि मैं दोनों चीजों को बैलेंस्ड तरीके से निभा पाती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरे पूरे दिन, माने सुबह पार्टी की ड्यूटी होती है तो सुबह 5-5 बजे भी शुरू हो जाती है, रात को 10-10 बजे आती होती है, सुबह घर से जाती हूँ तो बेटी सो रही होती है, रात को घर पर आई हूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि तब भी वो सो रही है क्योंकि वो तब तक सो गई रात को। तो कई बार ऐसा होता है, बट आई थिंक दिस इज अ लाइफ इफ यू वांट टू डू समथिंग इन पब्लिक डोमेन एज यू सेड। और मुझे तो लगता है पब्लिक डोमेन के आजकल तो पर्सनल जो नॉर्मल जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं, उन पर भी इतना प्रेशर है कि वो तो घर आती हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो घर आके घर का भी काम करना है, फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इन लॉज हो गए, बाकी रिलेटिव्स हो गए, उनकी भी टेक केयर करनी है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। आई थिंक एक महिला के ऊपर ऑलरेडी एक मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे वो हाउस मेकर हो, होम मेकर हो, चाहे वो कोई जॉब कर रही हो, चाहे वो कोई पब्लिक फिगर हो। हर चीज की एक अपनी ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ये मानना है कि एक महिला अगर होम मेकर भी है तो एक दिन, बस एक दिन उसको छुट्टी दे दीजिए, पूरा घर तहस नहस ऊपर नीचे हो जाता है। तो तो जब हर तक चीजें महिला, काम हो रहा है, हम राइट, उसको रियलाइज नहीं उसको हम कर रियलाइज नहीं करते। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अ पब्लिक फिगर और समबडी हु इज इन अ प्रिविलेज्ड जॉब और अ इंडस्ट्री, या फिर किसी कोई ऐसा प्रिविलेज्ड काम करता है, सिर्फ उसके लिए नहीं। मैं तो कहूंगी एक होम मेकर को भी आप एक दिन के लिए छुट्टी देके तो देखो। जिनको आप सोचते हो कि ये तो कुछ नहीं कहती, पूरे दिन घर पर टीवी तो देखती है और खाना बना लेती है और क्या करती है, एक दिन छुट्टी देखी, भले ही उसके पास मेड्स हैं, हेल्प्स है, सब कुछ है, हाउस हेल्प सब कुछ है, एक दिन उसको छुट्टी देखो, और फिर देखो खाना भी कैसा बनेगा, सफाई भी घर की कैसी होगी और कैसी मेंटेनेंस होगी। तो ये कह देना कि सिर्फ प्रिविलेज लोग ही ऐसा करते, नहीं, आप एक नॉर्मल फैमिली में भी देखोगे तो मैनेज, एक ये औरत की ही सुपर पावर है, एक सिक्स सेंस औरत औरत के पास है। और यही कारण है, मुझे लगता है कि प्रभु ने भी आपको, एक औरत को, हर महीने एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन है वो औरत को दिया, क्योंकि पता था कि औरत ही सहन कर सकती है, और बच्चा पैदा करने की भी क्षमता एक औरत को दी, क्योंकि उसको भी पता था कि एक महिला, एक औरत ही कर सकती है। आप एनजीओ रन करते हैं, वहां पर आपके पास कई तरह के केसेस आते होंगे। क्या आपको लगता है कि आज भी ये जो वर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आज भी एक टैबू की तरह, जहां पर लोग बात बिल्कुल नहीं है, करना चाहते बिल्कुल है, हैं? एंड आई थिंक इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी नॉर्मल। मतलब कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर आप वहां पर दर्शन करते हो माता की योनि के, आप कभी जाइए, वहां पर एक अलग फीलिंग है। वहां कभी हम में से कोई भी गया हो, चाहे पुरुष जाए चाहे महिला जाए, वहां पर माता की योनि की दर्शन कराते हैं आपको छू कर। तो वो एक क्या है, एक आस्था का प्रतीक है। शिवलिंग क्या है, योनि का और भगवान शिव का ही तो मिलन है, शिव और शक्ति का ही तो मिलन है। इट इज राइट, सिंबल ऑफ क्रिएशन, ये इट इज अ सृष्टि सिंबल ऑफ का। क्रिएशन। तो बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना बड़ा टैबू क्यों है? आपको पता है कामाख्या देवी टेम्पल में आज भी जून या जुलाई में शायद वो महीना होता है जब टेम्पल बंद रहता है, क्योंकि वहां पर कहते हैं कि माता को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। हम्म। उसके इतने से सफेद कपड़े के कतरे को लाल होते हुए जब देख मिलता है वो कपड़ा प्रसाद के तौर पर, हर एक व्यक्ति वहां पर लाइन लगाता है। क्यों? वो भी तो माता का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। जब आप उसको पूछ सकते हो तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतना बड़ा टैबू क्यों बनाना है? इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तभी तुम पैदा हो रहे हो भाई, ब्रह्मांड तभी चल रहा है। ये एक समाज का एक बहुत दर्द हमें महसूस नहीं होता है कि जब इतना सब कुछ हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, हम कामाख्या देवी की पूजा कर रहे हैं, बट हम फीमेल को फिर भी अपने से बहुत नीचे का दर्जा दे रहे हैं, बिल्कुल, और मुझे लगता वस्तु है की कि तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप नवरात्रे आते हैं माता रानी के, आपको नवरात्रों में नौ दुर्गा और की स्ट्रेंज पूजा बात मैं करते आपको हैं। बताती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्ट्रेंज बात है ये कि नवरात्र हो या कोई भी ऐसा देवी पूजन हो,
वहां पर भी हमें ऐसे केसेस देखने को मिल जाते बिल्कुल हैं। सही बात है, इस तरह बिल्कुल का सही बात समाज है। हम रह रहे हैं मैं कि वही डर कह का रही हूँ, माहौल है। मैं तभी कह रही हूँ, नवरात्रों में आप नौ दुर्गा करते हो, कंजक बिठाते हो, मत बिठाओ। नौरा बिल्कुल आप मत करो दुर्गा माँ की पूजा, बिल्कुल आप मत बिठाओ कंजक, आप मत जाओ माता रानी के मंदिर, आप मत जाओ वैष्णो देवी 4 घंटे पैदल चढ़ के, जरूरत नहीं है। अपने घर की बेटियों को, अपने घर की पत्नी को, जो घर की लक्ष्मी है, अपने घर में माँ को, अपनी बहनों को, उनको इज्जत दे दो। राह चलती बहन, बेटी, बहू को इज्जत दे दो। किसी को गंदी नजर से मत देखो, जिसके लिए जो बन पड़े अच्छा करो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। किसी ने किसी तरह के कपड़े पहने हैं, उसके कपड़ों पे कमेंट मत पास करो, उसको गलत निगाहों से मत देखो, उसको घृणित तरीके से मत ना इस्तेमाल करो, ना ही उसके ऊपर टिप्पणी करो। वही बहुत है, वही माता रानी की पूजा है। जब आप माँ लक्ष्मी का दर्जा अपने घर की महिला को दे रहे हो, तो मैं तो यही कह रही हूँ, बस उसी को पूजा कर लो, उसी की इज्जत कर लो, उसी में भगवान आपको बहुत मैं कहूंगी आपको पुण्य का भागीदारी बना देगा। लेकिन इस बिल्कुल प्रकार की गंदी सोच रखकर भी अगर आप कह रहे हो कि मैं माँ दुर्गा की पूजा करता हूं, तो मत करो। ऐसे माँ दुर्गा को भक्त नहीं चाहिए। बिल्कुल। आज जो निगहत अब्बास का कद है, क्या निगहत अब्बास सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई हैं? ये तो आप मेरी माता पिता का किसी दिन इंटरव्यू लेंगी तो उनसे पूछिएगा, क्योंकि मैं आप बोलूंगी तो लगेगा कि बड़ी मॉडेस्ट हूँ, लेकिन वो आपको सच बता पाएंगे कि मेरी माता पिता ने जब दिल्ली में आए थे, मेरे मम्मी पापा दोनों ही मुजफ्फरनगर से हैं। ओके जब वो लोग दिल्ली में आए थे, तो आपका कमरा तो ये बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि 6 बाय 8 का कमरा था, जो मम्मी पापा मुझे बताते हैं, जो उन्होंने किराए पर लिया था। मेरे बड़े भैया को मुजफ्फरनगर मेरी नानी जी के पास छोड़ के आए थे, ताकि वो यहाँ आकर अपने आप को थोड़ा एस्टेब्लिश कर सकें। उन्होंने जिस तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून तो नहीं है, बल्कि मम्मी पापा तो मुझे, मैं कहूंगी अपने मुंह में मिट्टू बन रही हूँ, पर मम्मी पापा का कहना है कि जब मैं पैदा हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना घर लिया, अपनी टू व्हीलर, उस समय स्कूटर लिया था। तो बड़ी खुशी के साथ मुझे बताते हैं। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, वेरी ग्राउंडेड बैकग्राउंड, पर हाँ स्ट्रगल बहुत किया है मेरे माता पिता ने भी। और मैं तो कहूंगी कभी इस प्रकार की चर्चा करेंगे पर्सनल लाइफ पे, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस प्रकार का स्ट्रगल मैंने भी बहुत किया है। पर हाँ, धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। माता पिता का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा, क्योंकि शिक्षा उन्होंने मुझे दिलवाई। खुद भी वो पढ़े लिखे नहीं है सही बताऊं तो, लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके दोनों बच्चे, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बड़े भाई और मैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में जाएं। और उसके लिए उन्होंने पुरजोर मेहनत भी करी और हमें अच्छी शिक्षा दी। मुझे लगता है ये उनका सबसे बड़ा योगदान हमारी लाइफ में रहा है, कि उन्होंने हमें शिक्षा दी, क्योंकि शिक्षा की वजह से आज मैं वहां हूँ जहाँ हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर निखत अब्बास 6 बाय 6 के कमरे से उठकर अगर आज उनका नाम समाज में देश विदेश में है, तो हर कोई जो सपना देखता है वो उसे पूरा कर सकता है और निखत अब्बास या उनसे भी ऊपर अपने आप को साबित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये क्षमता आप में, आपको पहचानने की जरूरत है। आपको ठोकर लगेगी, आप फिर उठिएगा, दूसरी बार बिल्कुल लगेगी, फिर उठिएगा। मैं तो कहती हूं, अगर आप सोचोगे कि आपको चांद तक पहुंचना है, तो आप चांद तक पहुंच जाओगे। और आप खुद अपने आप में बहुत ताकत रखते हो, उस ताकत को बस पहचानने की जरूरत है। घर बैठ के तो देखो कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, खाना खाना है, थाली में सजा, तो तोड़ना तो पड़ेगा ना निवाला मुंह में डालने के लिए, बिल्कुल और मुंह भी खोलना पड़ेगा। अब बिल्कुल। आप सोचोगे कि दिवाला टूट भी खुद जाए और मुंह में भी खुद डल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। मेहनत करेंगे तो सब मिलता है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये था कि जो मुस्लिम समाज है ना, अगर 10 साल तक के बच्चे 77 पॉइंट कुछ परसेंट अब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। स्कूल ही बेसिकली, क्योंकि अब 7 से 10 साल के होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनका जो आंकड़ा है, वो घटकर 48% पे आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में क्यों लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि एक ऑर्थोडॉक्स समाज है, एक लिटरेट समाज है। मेरे समाज में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स है, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि बेटियों को पर्दे में ही रखना चाहिए, और अगर पढ़ाई लिखाई के लिए बेटियों को बाहर भेज दिया जाएगा तो अल्लाह नाराज होगा। मेरा अल्लाह इतना छोटा नहीं है कि वो बेटी की पढ़ाई से, शिक्षा से नाराज हो जाए। तो बिल्कुल इस प्रकार के दगियानू बातों से हमें खुद निकलना पड़ेगा। आज वो जमाना है कि आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो अपने पति की, अपने पिता की, अपने भाई की ही बात मान लूं, भले ही वो बात नाजायज है, तो भी मेरे को माननी चाहिए, क्योंकि नहीं तो मुझे तो अल्लाह दोजक की आग में जलाएगा। तो ये सब सोचना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह आपको दोजक की आग में नहीं जलाएगा। हाँ, लेकिन आप खुद अपने आप को दोजक की आग में जरूर जला लेंगे, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे या दबकर रहेंगे। मैं नहीं कह रही कि अगर आपको कोई सही बात सिखा रहा है तो आप बदतमीज हो जाइए और उसकी बात को काटिए,
पिता हैं उन्हें सम्मान दीजिए, पति हैं उन्हें सम्मान दीजिए, भाई हैं उन्हें भी सम्मान दीजिए। लेकिन अगर कोई गलत कह रहा है, भले भले वो आपसे बड़ा भी है व्यक्ति, आपसे पद में, आपसे रिश्ते में भी बड़ा है, उसके बावजूद आपको अपने लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। औरत को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि वो मुझे दबा रहे हैं इसलिए मैं दब रही हूँ, नहीं, आप खुद दब रहे हो इसलिए वो आपको दबा रहे हैं। तो वो दबना बंद कर दीजिए, बेचारी बनना बंद कर दीजिए, विक्टिम बनना बंद कर दीजिए। अपने आप को खुद आगे आप बढ़ा सकते हो। आपको गड्ढे से अगर निकलना है तो हाथ तो देना पड़ेगा ना गड्ढे से जो खींचेगा उसको। अगर आप सोचेंगे मैं गड्ढे में खड़ा हूं जो मुझे खींच लो, ऐसा नहीं होता है। आपको ना हमेशा ट्रिपल तलाक का पुरजोर विरोध करते हुए देखा गया है। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रिपल तलाक के लिए लेकर आई, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया है? देखिए कुछ हद तक हो पाया है, कुछ हद तक अभी नहीं हो पाया है। कुछ ऐसे भी, अभी मैं कहूंगी, कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर अभी भी ट्रिपल तलाक हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई गड्ढे से निकालने के लिए अगर आपको हाथ दे रहा है तो आपको भी तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ हमारे समाज में अभी भी औरतें ऐसी हैं जो ये सोच रही हैं कि ट्रिपल तलाक तो अल्लाह ने बनाया है, तो अगर मेरा पति मुझे तलाक 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 करके तलाक दे रहा है तो मेरे को तो तलाक मिल गया, क्योंकि ये कुरान पाक में लिखा है। ऐसा नहीं लिखा। एक्चुअली जो इंडिया में मुस्लिम जो धर्म हम जो रिलीजियस प्रैक्टिस किया जाता है, वो बाकी देश के ना धर्मों से बिल्कुल अलग प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल, मुस्लिम। बिल्कुल सही बात इट है। इज काइंड ऑफ कि इंडिया में ना वो बुलेट की 3 गोलियां होती है ना, तलाक तलाक तलाक, और वो विमेन, वो गोली फीमेल को लग गई मतलब वो मर गई। आपने बिल्कुल, मैसेज कर दिया, आपने फोन पे बोल दिया। अरे इतनी जल्दी तो कोई बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं होता है जितनी जल्दी आप तलाक ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात। आजकल तो लड़कियां ब्रेकअप करने के बाद भी रेप केस लगा देती हैं कि मुझसे शादी का वादा करके इसने सेक्सुअल एक्टिविटीज मेरे साथ करी और मेरे साथ शादी नहीं करी। और बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। शादी का झूठा वादा करने करके अगर आप किसी के साथ सेक्स करें तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ रेप। तो अगर आप शादी करके, सेक्स करके, बच्चा पैदा करके, खाने में नमक है इसलिए आपने तलाक 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 बोल के उसको तलाक दे दिया, तो वो तो इलीगल एक्टिविटी है ही ना। तो इतना तो आपको खुद समझना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई नींद से जगा रहा है तो आप उसे बोलेंगे उठो, आप उसे जगाओगे। नहीं जगेंगे तो उसे झंझोड़ोगे, अरे भाई उठो। तीसरी बार वो आंख खोलेगा कि हाँ जी मुझे जग गए। लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसे हिलाते रहिए 24 घंटे, वो नहीं उठा पाओगे आप। ये जो तलाक है इसके ऑप्शन में फीमेल को एक खुला भी का भी ऑप्शन है, जिसमें ये कैसा मतलब ऑप्शन दिया गया है जिसमें मेल का मर्जी होना बहुत जरूरी है कि अगर फीमेल खुला ले रही है तो उसमें उसको पति से उसकी सहमति होनी चाहिए। कि ये पुराने तौर तरीके थे, जिस प्रकार सती एक पुराना तौर तरीका था। इन पुराने तौर तरीकों को खत्म करने की जरूरत है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो चाहे वो खुला हो। अगर आपने शादी एक पेपर पे रजिस्टर करी है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि हमारे यहाँ तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आप जाइए कोर्ट। आप घर बैठ के उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, या मौलाना के बीच में कैंसिल नहीं कर सकते। और मैं तो मानती हूँ कि सब छोड़ देना चाहिए। सरकार को एक रूल निकालना चाहिए कि ना ही कोई ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के शादी कर ही नहीं सकता। चाहे वो कोर्ट में माफ करिएगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में शादी हो चाहे वो इस्लाम में शादी हो, जाकर कोर्ट में रजिस्टर आपको शादी करनी पड़ेगी। जिस दिन ये हो जाएगा रूल कि कोर्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उस दिन तलाक 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 बोलकर दिखाइए। बिल्कुल। आप जब फीमेल जो मुस्लिम समाज में अगर कोई तलाक होता है और अगर हिंदू समाज में कोई तलाक होता है तो हिंदू समाज में आप एलिमनी के लिए आप जा सकते हो, लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए यूसीसी की बात हो रही है। और इसीलिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके मैं वन ऑफ द पेटिशनर्स भी हूँ, इसको डिमांड किया जा रहा है कि अब भारत में यूसीसी की जरूरत है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक मुसलमान बेटी को वही हक मिले जो एक हिंदू बेटी को भारत में मिलता है। चाहे वो बच्चे को अडॉप्ट करने का हो, चाहे वो माता पिता की संपत्ति में हक हो, चाहे वो पति से एलिमनी लेने का हो, चाहे वो दूसरी शादी करने का हो। तो जो सारे हक हमारी हिंदू बेटी को शिक्षा के लिए भी मिलते हैं, शादी की जो लीगल एज है हिंदू बेटियों के लिए 18 है लेकिन मुसलमान के लिए 15 है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक है जिसको बदलने की जरूरत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस ड्राफ्ट पर भी काम कर रही है। और जैसे ही यूसीसी आ जाता है, मुझे लगता है कि भारत में मुसलमान और ज्यादा सशक्त हो जाएगा, बेटियां और ज्यादा सशक्त हो जाएंगी, और हमारा देश जितनी गति से आज विकास पर दौड़ रहा है उसको डबल, मैं कहूंगी 10x कर लेगा विकास की गति को। ये कुरान में क्या पॉलीगमी को अलाउ किया गया है? देखिए, एक जैसे मैंने कहा कि सती उस समय कहा जाता था, एक पुराने जमाने की चीज है। जैसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, द्रौपदी के 5 पति थे। तो ये पुराने जमाने में हुआ करता था। और उस समय भी हमारे भी नबी ने जो मल्टीपल शादियां करी थी वो इसलिए करी थी कि कोई अगर बेवा है, कोई दरबदर की ठोकरें खा रही है, उसके पास घर नहीं है, तो अपने घर ले आए ताकि वो सुरक्षित तरीके से रहे। या किसी को
किसी के पति ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, तो उसके साथ कुछ गलत ना हो तो अपने घर ले आए। या कोई ज़ईफ है, पुरानी है, उनको कुछ अकेली है, वो गरीब है, नहीं रह पा रही है, तो या अपाहिज है, उनको अपने घर लिया है, तो समाज उनको इज्जत दे, इसलिए उन्हें निकाह करना पड़ा। मजबूरी ये थी। वो एक सोशल काम कर रहे थे कि चलो किसी की इज्जत भी खराब ना हो, तो उन्हें नाम के लिए शादी कर ली गई। लेकिन आज जमाना अलग है। बिल्कुल अलग है। आपने इसको आज गारंटेड अपने फायदे के लिए आज आज आप इसको अपने यूज कर आपने रही तो है। अय्याशी का अड्डा बना लिया है कि नहीं, एक नहीं, बिल्कुल। दो नहीं, तीन नहीं, चार शादियां करेंगे जी। पहले तो सात हुआ करती थी, आज चार करेंगे। तो इस प्रकार की चीजों को आप मत करिए। और ये ऐसा पॉलीगैमी ना ही बढ़ावा दिया जाता है, ना ही ये सही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यूसीसी की जरूरत है, ताकि एक पत्नी को जाकर कोर्ट में रजिस्टर करिए शादी, दूसरी शादी करनी है तो तलाक लीजिए और बिल्कुल आपसी कोर्ट सहमति से कचहरी। लीजिए। बिल्कुल। इस प्रकार किसी की जीवन खराब कर कि एक पत्नी कर लेंगे, दो बच्चे पैदा कर लेंगे, उससे अब मजा नहीं आ रहा उसके साथ रहने में, तो एंजॉय करने के लिए अब दूसरी शादी कर लेंगे, ये सब करना बंद कर दीजिए। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जो आप लोग जैसे पॉलिटिक्स में सभी एक राइवल्स होते हो, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस बीजेपी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, बीएसपी के बारे में बोलते हैं, क्या पर्सनल लाइफ में भी सब राइवल्स होते हैं? देखिए, मैं आपको एक सच बताती हूँ, जी। और आपके व्यूअर्स को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना आप व्यूअर्स इतने भावुक हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई किसी पार्टी का आइडियोलॉजी, जैसे किसी की भारतीय जनता पार्टी की है, किसी की कांग्रेस की है, किसी की समाजवादी पार्टी की, अन्य पार्टियों की, वो आपस में एक दूसरे से लड़ने बैठ जाते हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे को भयंकर गालियां देते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कंप्लेन भी हो जाती है और बेचारे सलाखों के पीछे भी कई बार चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम डिबेट करते हैं टीवी पर, ये पर्सनल रिफ्ट नहीं है, पॉलिटिकल रिफ्ट है। मेरी समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से या नेता से कोई पर्सनल रिफ्ट नहीं है। टीवी पर डिबेट है, पॉलिटिकल रिफ्ट है। तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर हम बहस जरूर करते हैं। टीवी पर जब आप हमें देखते हैं, हम बहस जरूर करते हैं, पर उसके बाद हम एक ही गेस्ट रूम में, उस मीडिया चैनल की एक ही गेस्ट रूम में बैठकर साथ में चाय भी पीते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। आगे दोस्ती भी हमारी होती है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं अलग अलग पार्टियों में, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल रिफ्ट है, पर्सनल रिफ्ट नहीं है। मेरा पर्सनल कोई नुकसान नहीं है, नहीं तो राजनीति है। तो प्लीज हम लोगों को देखकर या नेताओं को देखकर और आपसी पार्टियों में नफरत देखकर एक दूसरे से मत लड़ो। नेता लोग हैं, इनका कुछ नहीं जाता, आपका बहुत कुछ जाता है। बिल्कुल। ये कटु सत्य है। मत करिए लड़ाई, जरूरत नहीं है। सब एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। आज अगर आप मेरी मित्र हो, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट करके आओगे, तो मैं कहूंगी बहुत बढ़िया करा, क्योंकि आपका वोट था, आपने वोट करा। आपने किसी को भी करा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जिसको करा, तो आपको कोई चिंता नहीं है कि अच्छी बात है, आप भी मुझे कहोगे बहुत बढ़िया करा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल रिफ्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल रिफ्ट है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन उससे हमारे पर्सनल रिश्तों में कोई फर्क नहीं है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं समाजवादी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, और मैं तो कहूंगी आम आदमी पार्टी में भी। तो ये सोचना कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं है। देवी देवताओं, हमारे लिए लड़ाई मत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग परेशान हो जाते हो, मत किया करो। हम अगले 5 सालों में या 10 सालों में निखत अब्बास को कहाँ देखते हैं? समाज की सेवा करते हुए, बाकी जहां भगवान लेके जाए वहां जाएंगे। लोगों की सेवा करनी बहुत जरूरी है, और साथ साथ अपने परिवार को सुखी रखना, स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी वही है। मैं अभी भी कहूंगी, अपने परिवार को सबसे अव्वल दर्जे पर रखिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे सुख के लिए कामना करिए, कार्य करिए, और बाकी फिर अपने करियर के लिए काम करिए और समाज के लिए काम करिए। तो समाज के लिए काम करते हुए आप हमेशा देखोगे, पद मैं नहीं जानती, वो ईश्वर जानता है। एक लास्ट बाइट एक्चुअली आई स्किप कि बीजेपी बहुत ज्यादा राम मंदिर की लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम से ये हमेशा चला रहा था कि हम मंदिर बनवाएंगे। जब बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, फिर वो वहां से कैसे हार गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर चुनाव के लिए नहीं बनवाई है, पहली बात तो लेकिन ये। ऐसे मुद्दे हमेशा ही देखिए ये चुनावी मुद्दे ही रहे हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। आप क्या होता है ना, जब आप कोई काम करते हो, कोई पार्टी, कोई सरकार कोई काम करती है, तो जब आप जाते हैं रैलीज में चुनाव के लिए, तो आप अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हो। राम मंदिर को एक अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी मानी है, पर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जिद करी कि हमें तो मंदिर वहीं चाहिए, और पूरी ताकत झोंक दी, और बाकी पार्टियों की तरह कोर्ट का दरवाजा ये कहने के लिए नहीं खटखटाया कि भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। इस बात पर प्राइड और गुरूर
रखते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि अब तो हम राम मंदिर बना लिए हैं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और शायद यही कारण रहा कि अयोध्या में हमारी जो संसदीय क्षेत्र था फैजाबाद, वो हम हारे। मेरा लेकिन ये मानना है, लोकसभा को फैजाबाद है वो हम हारे। लेकिन आज भी वहां पर जो गरीब लोग हैं उनको अगर जॉब्स नहीं मिली हैं, या राम मंदिर बनने के बाद उनका कार्य में या उनकी जमीनों में कुछ आपत्ति, कोई दिक्कत आई है, तो उसको गवर्नमेंट को सॉर्ट करने की जरूरत है, कि मंदिर बना देने से उनके घर में रोटी नहीं जाएगी। एक्चुअली जो सोसाइटी है ना वो 2 हिस्सों में बँट गई। जहाँ पर तो एक तो लोग तो थे कि राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे थे और एक वो लोग थे जो डिमांड कर रहे थे कि उसकी जगह राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? उसकी जगह आप अस्पताल खोल सकते हो, कॉलेजेस खोल सकते हो ऐसा। देखिए, मंदिर की जगह मंदिर बनाया जाता है, अस्पताल की जगह अस्पताल बनाया जाता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं आप मंदिर मस्जिद मत बनाइए, आप अस्पताल बना दीजिए, पहले तो आप अपने घर को दे दीजिए, घर मत बनाइए, अस्पताल बना दीजिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए। अस्पताल की जगह अस्पताल बनना चाहिए, मंदिर की जगह मंदिर बनना चाहिए। एक आस्था का विषय है। भारत एक कल्चरल देश है, एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ की संस्कृति को उठा के आप फेंक नहीं सकते। लेकिन अगर आप उस पर वोट मांगेंगे और वोट में आपको लगेगा कि उसी पर वोट मिल जाएगा और काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये नहीं होने वाला। जैसे मैंने कहा, राम मंदिर बनाने से अगर उनके घर में रोटियां जा रही हो, जो गरीब लोग हैं अयोध्या के, तो बात बढ़िया है। पर अगर उनके घर में रोटी चूल्हा नहीं जल रहा और आप राम मंदिर में दिया बाती कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और शायद यही कारण था, उसको मंथन करने की जरूरत है और पार्टी चिंता कर रही है। आप एक कोई मैसेज जो फीमेल्स के सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए या उनकी एजुकेशन के लिए कोई अगर ज़रूरी संदेश है, तो प्लीज़ वो हम मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स को मैं एक बहुत बड़ी बात यही बोलना चाहूंगी, जो आपको पता है लेकिन आपको रियलाइज नहीं होती, कि पहली बात तो प्लीज पढ़ो और पढ़ाओ। अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाओ। सरकार बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दे रही है हर कम्युनिटी में। इनफैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी को भी सरकार बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दे रही है। उस स्कॉलरशिप को समझो, सरकारी वेबसाइट्स पे जाओ, इस टैबू को भूल जाओ कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति या धर्म के खिलाफ है। सब आपको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। राजनीति करना, राजनीति में मत कूदो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से समझो, आगे फिर टेक्निकल पार्ट पर जाओ, और उसके बाद आप अपने आप को खुद जगा के अपने राइट्स के लिए लड़ो, अधिकारों के लिए लड़ो, अपने राइट्स डिमांड करो। कोई प्यार से नहीं देता तो छीनो, अग्रेसिव हो जाओ, बी अग्रेसिव। वो टाइम दबने का घर से चला गया है, हाथ से मैं कहूंगी बात निकल चुकी है, गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। दबना बंद कर दो। भले दबा के अपना राइट लो, बदतमीजी नहीं करनी, भले दबा के अपना राइट लो, पर अपने राइट के लिए लड़ो, लीगली लड़ो, सोशली लड़ो। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, उस पर सब आओ, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, अपने आप को वहां पर मजबूत करो, अपने सवाल जवाब वहां उठाओ। वहां से आप अपने आप के साथ साथ पता नहीं कितने लोगों का उत्थान करके उनको जस्टिस दिला सकते हो। ये बहुत बड़ी पहल है जो आप भी कर रहे हो। आपको भी मुबारकबाद और आने वाली पीढ़ी को भी मुबारकबाद। we are very thankful to you ma'am. It is really very wonderful podcast. Actually मैं हमेशा से एक मैसेज देती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, आपकी गली में पानी भरा हुआ है, आपको विकास नहीं अपने आसपास होता दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने किस चीज को मुद्दा बनाकर वोट दिया है? क्या आपने धर्म के नाम पे वोट दिया? क्या आपने जाति के नाम पे वोट दिया है? अगर आपने उस नाम पर वोट दिया है तो आप किसी भी जिस रिप्रेजेंटेटिव को आपने चुना है आप उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप फिर विकास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, समृद्धि के नाम पे, बेटी को पढ़ाने के नाम पे वोट दिया है, तभी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्वेश्चन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमें आज जरूरत है सही अपने लिए नेतृत्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की। तो उसके लिए हमेशा से सोचिए और उसके बाद अपना फैसला लीजिए। धन्यवाद। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे भी इस प्रकार के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते रहें और खूब तरक्की करें। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो नाइस ऑफ यू।